नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और वक्त हो चुका है हमारे इस खास शो का, यानी वर्ल्ड नाउ का। इस खास शो में हम बात करेंगे दुनिया की बड़ी खबरों की, वो बड़ी खबरें जिनका सीधा असर दुनिया के हर देश पर पड़ता है। हम आपको ले चलेंगे दुनिया के कोने कोने में और बताएंगे कि क्या कुछ आपके लिए खास है। तो आज क्या खास है वो आपको बताएंगे वर्ल्ड नाउ में। देखिए, वर्ल्ड नाउ में आज हम आपको लेकर आए हैं, लेकर चलेंगे ऐसी रिपोर्ट्स के पास, आपको ऐसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे जहां पर हम आपको बताएंगे क्या कुछ खास है। क्योंकि दिवाली दुनिया वाली, जी हां, जहां रोशनी का त्योहार सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। आप सभी को भी इंडिया डेली की तरफ से शुभ दीपावली। हम भी दीपावली मना रहे हैं, आपके साथ मना रहे हैं। दिवाली यानी रोशनी, खुशी और एकता का त्योहार, जिसे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अब धूमधाम से मनाया जाने लगा है। सनातन का परचम हर जगह लहराता है। जहां भी भारतीय समुदाय रहता है वहां दीपों का यह त्योहार, दीपावली का अर्थ ही है दीपों का त्योहार, अपनी चमक ये त्योहार जो है वो बिखेरता है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां दिवाली बिल्कुल भारतीय अंदाज में मनाई जाती है और मनाना भी चाहिए। वहीं वर्ल्ड नाउ में आज बात ये भी करेंगे कि फ्रांस में सबसे बड़ी चोरी कैसे हुई, कौन सी है वो चोरी। फ्रांस के सबसे प्रसिद्ध म्यूजियम में हुई इतिहास की सबसे बड़ी चोरी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आज हम इस चोरी की पूरी कहानी, चोरों के करिश्माई अंदाज और म्यूजियम सुरक्षा में हुई चूक पर बात करेंगे। वहीं वर्ल्ड नाउ में आज बात करेंगे विवादों में फंसे प्रिंस की। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स के छोटे भाई और दिवंगत महारानी एलिजाबेथ के दूसरे बेटे प्रिंस एंड्रयू ने घोषणा की है कि वो ड्यूक ऑफ यॉर्क का अपना शाही खिताब इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। उनका यह फैसला दिवंगत अमेरिकी यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के साथ उनके संबंधों और उनके व्यवहार को लेकर वर्षों से हो रही तीव्र आलोचना के बाद आया है। 65 वर्षीय प्रिंस एंड्रयू की प्रतिष्ठा हाल ही के वर्षों में बुरी तरीके से प्रभावित हुई है, तो उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है। और आज हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका देश पेरू में हो रहे जेन जी के प्रदर्शन की भी। इसके बारे में भी आपको समझना है, क्योंकि आपने नेपाल का जेन जी देखा और भी देशों का जेन जी देखा। क्या ये उससे हटकर है या ये बिल्कुल सेम पैटर्न पर है, और क्या तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या एसओपी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या साजिश है, क्या कुछ है क्या नहीं, सब कुछ आपके सामने रखेंगे वर्ल्ड नाउ में। और युवा प्रदर्शनकारियों ने भ्रष्टाचार और सरकार की नीतियों के खिलाफ यहां पर सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद की है। इन प्रदर्शनों में अब तक एक व्यक्ति की मौत भी हुई है और 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें पुलिसकर्मी और पत्रकार भी शामिल हैं। और आज वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे बांग्लादेश की भी। बांग्लादेश को दक्षिण एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना जाता है। अब कई आर्थिक दबावों का सामना यह कर रहा है, क्योंकि माना जाता है नहीं, माना जाता था। महंगाई दर बढ़ी है और विदेशी निवेश में गिरावट देखने को मिल रही है। ये भी आपको विस्तार से बताएंगे क्या हाल है बांग्लादेश का, क्योंकि कट्टरपंथ के रास्ते पर बांग्लादेश आगे बढ़ चुका है। वहीं वर्ल्ड नाउ में आज की बड़ी खबर जो है वो भी समझ लीजिए। साउथ कोरिया में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपीईसी शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इस समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की संभावित बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या बैठक होगी, क्या मिलेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे, अनुमान क्या कहते हैं। और साउथ कोरिया के राजदूत कांग क्योंग वा ने इस महत्वपूर्ण मीटिंग को लेकर अहम बयान दिया है, जो अब तक की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी पहल के तौर पर देखा जा रहा है। तो देखिए, ये तमाम मुद्दे आपके लिए रहेंगे, इनके बारे में हम आपको बताएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं पहले मुद्दे की। दीपावली, दिवाली यानी रोशनी, खुशी और एकता का त्योहार। दीपावली हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा। भगवान प्रभु श्री राम जब लंका से रावण का वध करके मां सीता और भाई लक्ष्मण जी को साथ लेकर अयोध्या वापस लौटे, तो उस दिन पूरी अयोध्या को दिए से सजा दिया गया था। बिल्कुल इसी की मानिंद जो आप जगमग जलती रोशनी देख रहे हैं, ये तस्वीरें देख रहे हैं, ऐसे ये खुशी थी भगवान प्रभु श्री राम के 14 वर्षों के वनवास से लौटने की भी। और तभी से दीपावली का त्योहार, दिवाली का त्योहार अंधकार पर विजय का पर्व बन चुका है। तब से अब तक मनाया जा रहा है और हम इसे दिवाली के रूप में मनाते हैं। एक मान्यता यह भी है कि श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी
सत्यभामा की मदद से नरकासुर का वध किया था, क्योंकि नरकासुर को एक वरदान था कि उसे केवल एक स्त्री ही मार सकती थी। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और उनकी सहायता से नरकासुर का वध किया। सत्यभामा एक कुशल योद्धा थी और उन्होंने अपनी वीरता से नरकासुर का अंत किया, जिससे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक ये पर्व मनाया जाता है। देखिए, आप प्रभु श्री राम का नाम लें, आप प्रभु श्री कृष्ण का नाम लें, आप विष्णु जी का नाम लें, नाम तो आप प्रभु श्री कृष्ण का भी ले रहे हैं तो बात विष्णु जी के जाएगी। आप प्रभु श्री राम जी का नाम ले रहे हैं तो भी आप विष्णु जी का नाम ले रहे हैं। राम जी का नाम लीजिए, किसी का नाम लीजिए, सब कुछ जाता है प्रभु भगवान विष्णु को। अब राम नगरी अयोध्या एक बार फिर से त्रेता युग की भव्यता में रंग उठी है। भगवान श्री राम की नगरी ने इस बार दीपोत्सव 2025 पर 26 लाख से अधिक दीप जलाकर पूरी दुनिया को आलोकित कर दिया है। रोशनी, भक्ति और संस्कृति के संगम ने न सिर्फ विश्व रिकॉर्ड बनाया, बल्कि प्रभु श्री राम के युग की झलक भी जगा दी है। अयोध्या की पवित्र धरती पर जब एक साथ 26 लाख से ज्यादा दीपकों की लौ जली तो पूरा वातावरण जय श्री राम के उद्घोषों से गूंज उठा। सरयू नदी के 56 घाट दियों से सजे और राम की पैड़ी का हर कोना सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा, जैसे कि आप तस्वीरें देख रहे हैं। दीपों की यह श्रृंखला इतनी विशाल थी कि अंतरिक्ष से भी दिखाई देने लगी। सनातन की भव्यता अब अंतरिक्ष से भी दिखती है, गौरवान्वित करने वाली बात है। अब दीपोत्सव 2025 का आगाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं भगवान रामलला जी की पूजा और पहला दीप प्रज्वलित करके किया। इसके बाद जैसे ही बाकी दीप एक साथ जले, पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सुसज्जित हो उठी। दुल्हन की माने हर गली, हर द्वार, हर मंदिर, हर देखिए प्रभु राम के स्वागत में हर कोना कोना मानो नहाया नजर आ रहा था। इस बार के दीपोत्सव की खास बात रही 1100 ड्रोन से किया गया 3D शो, जिसमें भगवान प्रभु श्री राम के जीवन की झलकियां आसमान में उकेरी गईं। झांकियों में रामायण की प्रमुख घटनाओं को भव्य रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसने श्रद्धालुओं को मंत्र मुग्ध करके रख दिया। अब सरयू घाटों पर देवी सरयू की विशेष आरती ने इस आयोजन को और भी दिव्य बना दिया। 2000 से अधिक पुजारियों ने एक साथ दीपक जलाए और सामूहिक आरती कर विश्व रिकॉर्ड में अयोध्या का नाम फिर से दर्ज करा दिया। ये दीपोत्सव केवल उत्सव नहीं, बल्कि आस्था, एकता और आशा का संदेश भी है। तो आपको ये भी समझना होगा। अब आइए, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको अयोध्या के दर्शन भी कराएंगे और आपको थोड़ा सा ग्राफिक्स के माध्यम से भी बताएंगे क्या कुछ खास है, क्या कुछ इसमें समझने वाली चीज है। राम नगरी में फिर बना है रोशनी का रिकॉर्ड। कैसे बना है वो आपको हम बताते चलेंगे। अयोध्या ने फिर से 2 नए रिकॉर्ड बनाए हैं। क्या क्या रिकॉर्ड है वो आपको मैं बताता चलता हूं। 26,17,215 दिए जगमग हुए हैं। 26,17,215 दिए। सोचिए कि कितने ज्यादा दिए हैं, और ये जब प्रज्वलित हुए तो उसकी रोशनी से पूरा इलाका कैसे जगमग जगमग कर रहा होगा। और भगवान प्रभु श्री राम जब लौटे थे तो इसी कदर, इसी तरीके से, इसी तरह से अयोध्या को अयोध्या वासियों ने सजाया था। ये प्रभु श्री राम को लेकर उनका प्रेम, उनका स्नेह, बहुत कुछ है प्रभु श्री राम के लिए बोलने के लिए। अब दूसरा रिकॉर्ड सरयू मैया की आरती कर रहा है। एक साथ 2128 वैद्याचार्यों, साधकों ने आरती की है। एक साथ जब आप साथ मिलकर मंत्रोच्चारण करते हैं, वेदाचार्य एक साथ आते हैं, साधक एक साथ आते हैं, तो कई गुना उसका फल भी, मंत्रोच्चारण का फल जो है बढ़ जाता है, असर बढ़ जाता है। अब अगली खबर भी महत्वपूर्ण है। ड्रोन से की गई दीपों की गणना के दीपोत्सव ने, देखिए, ये नया कीर्तिमान बनाया है। ड्रोन से गणना की गई है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है इसको। ये भी आप समझ लीजिए। तो जो भी रिकॉर्ड बनता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज होता है, आप भी समझते हैं। और आप जानिए कि ये अब हो गया दर्ज। पूरी अयोध्या जय श्री राम के उद्घोष से गुंजायमान है। और आप भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, प्रभु श्री राम का नाम लेते चलिए। प्रभु श्री राम का नाम लेना बहुत आवश्यक है। दीपावली आप मनाते हैं तो ये मत सोचिए कि केवल मिठाइयां बांट ली, दीपक जला लिए, पटाखे फोड़ लिए हो जाएगा। नहीं होगा। आपको प्रभु श्री राम का स्मरण भी करना है, उनका मन में चिंतन करिए, उनके भाई भरत से कुछ सीखिए, कैसे उन्होंने पूरे साम्राज्य को ठुकरा दिया। प्रभु श्री राम की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रख के उन्होंने शासन किया। तो ये सीख प्रभु श्री राम की कहां मिलेगी? ऐसे और कौन से राजा होंगे? इसीलिए पूजे जाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम।
और उनको कोई फर्क नहीं पड़ा जब उनके हाथ से राजपाट गया, वापस भी आए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए ये बताता है कि कितना शक्तिशाली एक मनुष्य को होना चाहिए, एक पुरुष को होना चाहिए। तो आदर्श है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम। वापस आते हैं मुद्दे पर। अयोध्या दीपोत्सव 2025 ने साबित कर दिया है कि जब श्रद्धा और संस्कृति एक साथ दीप की तरह जलते हैं तो अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। यही संदेश देता है कि अयोध्या का यह भव्य दीपोत्सव भीतर के अंधकार को मिटाकर हर मन में प्रभु श्री राम का प्रकाश जगाने का दिन है, और ये जगाता भी है। आप भी कार्यक्रम देखते रहिए और जय श्री राम का नारा लगाएं, जोर से लगाएं या मन में उच्चारण करें। सीताराम सीताराम आप भजते रहिए। कार्यक्रम में आपको मैं आगे बहुत कुछ बताने वाला हूं। अब दीपावली का त्योहार ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक ये पर्व हर देश में अपनी अनूठी छाप छोड़ रहा है। भारत से लेकर अमेरिका, इंग्लैंड, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया तक दीपावली की रौनक छाई हुई है। लंदन के ट्रफलगर स्क्वायर पर रंगोली और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सजी शाम ने सभी का दिल जीत लिया है और सभी के चेहरों पर मुस्कान है। और हर कोई, आप में से ज्यादातर लोग घरों पर होंगे और सोचिए अब पूरा विश्व इस त्योहार को मना रहा है, क्योंकि अंधकार पर विजय का ये पर्व है। संदेश बहुत अच्छा है। कोई भी मजहब का व्यक्ति हो दीपावली को मनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि संकेत इसमें अच्छे हैं, इसमें संदेश अच्छे हैं, इसमें सीखने को बहुत कुछ है। अब शाम ने सभी का दिल ये जीत लिया है। जो शाम सजी है ना हर जगह, सभी का दिल जीत लिया। वहीं न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर भारतीय समुदाय ने दीप जलाकर इंडिया इन यूएसए का जश्न मनाया। तो देखिए, भारत हर कहीं है और हर कहीं भारत है, ये संदेश जाता है। दियों की ये रोशनी हर दिल में खुशियों का पर्व जो है वो लाई है, खुशियां लाई है और उम्मीद इसने जगाई है। यही संदेश लेकर आई है कि पूरी दुनिया में जगमगा रही है दिवाली की रौनक। सबसे पहले बात करते हैं नेपाल की। अब मैं चलिए आपको और भी बताता हूं क्या कुछ खास है। अब आप देखिए ग्लोबल कैसे हुई है दीपावली, भारतीय संस्कृति का परचम कैसे लहराया है। हालांकि नेपाल तो कोई अनभिज्ञ नहीं है, कोई दूर नहीं है। नेपाल की अगर बात की जाती है तो जो रोटी बेटी का रिश्ता है ना भारत और नेपाल का, वो कभी खत्म नहीं होगा, कभी समाप्त नहीं होगा। कितनी राजनीति क्यों ना कर ली जाए, ये प्रेम का रिश्ता मां सीता की धरती है नेपाल, इससे आप दूर नहीं रह सकते। तो ग्लोबल हुई दीपावली, भारतीय संस्कृति का परचम कैसे यहां पर लहराया है ये आपको बताएं। नेपाल में त्योहार के रूप में दीपोत्सव, ये पर्व 5 दिनों तक मनाया जाता है। और आप नेपाल की आपको बताएं तो नेपाली समुदाय जो है वो हर पर्व को इतना धूमधाम से मनाते हैं। टीका लगाया जाता है, पशुओं तक की भी पूजा की जाती है, पशुओं तक को टीका लगाया जाता है। तो बहुत कुछ है सीखने के लिए। सनातन के कितने ही रंग बिरंगे जो आप दृष्टिकोण है, जो पहलू है, वो आप सीखेंगे, देखेंगे, समझेंगे। नेपाल में त्योहार के रूप में दीपोत्सव शुरुआत काग त्योहार यानी कौवे की पूजा से होती है। कौवे की जो है वो पूजा वहां पर की जाती है। तो आप सोचिए कौवे की पूजा वहां पर की जाएगी और भी जो है कई तरीके से उसकी पूजा की जाती है। तो नेपाल में क्या कुछ है। अब आप देखिए यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और कनाडा में भारतीय प्रवासी समुदाय दीपावली को एकता और सांस्कृतिक गौरव के रूप में मनाते हैं। लेस्टर में होने वाली दीपावली परेड दुनिया की सबसे बड़ी दीपावली सेलिब्रेशंस में से एक है, जबकि अमेरिका और कनाडा में भी सामुदायिक पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। तो आप हर तरफ देखेंगे, हर जगह आपको जब आप दीपावली की बात करते हैं तो हर कोई चाहता है कि भाई इसको मनाएं, मजहब कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, लेकिन प्रभु श्री राम का जो संदेश है वो सभी को प्रिय है। तो हमने आपको बताया कि विश्व में किस तरीके से दीपावली का जो पर्व है, ये पावन पर्व जहां जगमग जगमग दिए जलते हैं और रोशनी से अंधकार दूर हो जाता है और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का नाम लेने से कैसे दुख आपके दूर हो जाते हैं। तो ये सिखाता है दीपावली का त्योहार। मैं बार बार कहूंगा, केवल पटाखे नहीं, केवल मिठाई नहीं, केवल उत्सव मनाना नहीं, लेकिन भगवान का नाम भी आप लेते चलिए। चलिए कार्यक्रम वर्ल्ड नाउ है तो अगली खबर का भी रुख करना है, अगली खबर का रुख करते हैं। फ्रांस के म्यूजियम में हाई प्रोफाइल चोरी हुई है। जी हां, दुनिया के सबसे मशहूर म्यूजियम में चोरी की एक ऐसी वारदात हुई है जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां से नेपोलियन काल के 8 बेशकीमती गहने चोरी हो गए हैं। नेपोलियन बहुत बड़ा नाम है, नेपोलियन बोनापार्ट की अगर बात की जाए। फ्रांस के प्रसिद्ध म्यूजियम में बीती रात चोरों ने फिल्मी अंदाज में सेंध लगाई है। बताया जा रहा है कि
चोर दीवार फांद कर अंदर घुसे और कटर से खिड़की काट कर भीतर जो है वो दाखिल हुए। सिर्फ 7 मिनट में उन्होंने वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। चोरी हुए गहनों की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। ये सभी गहने नेपोलियन बोनापार्ट के दौर से जुड़े माने जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिनमें हीरे जड़े ताज, ब्रोश और कीमती बैंड शामिल हैं। चोरी के बाद म्यूजियम प्रशासन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। सुरक्षा एजेंसियों ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया और इंटरपोल की मदद भी ली जा रही है। इंटरपोल क्या है? इंटरपोल सभी दुनिया की जितनी भी पुलिस सर्विसेज हैं उनको जोड़कर एक संगठन जो है वो इंटरपोल उसको कहा जाता है। अब इंटरपोल का इस्तेमाल करना मतलब ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब चोरी हुए गहनों में 1855 में बना ऐतिहासिक यूजनी क्राउन भी शामिल है, जो हजारों कीमती रत्नों से जुड़ा हुआ है। इस ताज के कुछ हिस्से टूटे हुए पाए गए। माना जा रहा है चोरी के दौरान ये टूट गया, यानी कि चोरी के दौरान टूट फूट भी हुई है, नुकसान भी हुआ है। यह भी आपको समझना है, चोरी बहुत बड़ी थी, क्या कुछ टूटा है। अब ये क्राउन भी आप देख रहे हैं। चोरी हो चुके 6 बेशकीमती आभूषणों के बारे में जानिए। रानी मैरी एमिली का मुकुट जो आप मेरे समक्ष आप देख पा रहे हैं वो चोरी हो गया। रानी मैरी एमिली का हार, ये भी। अब और क्या है? रानी मैरी एमिली के झुमके भी गए। महारानी यूजनी का बड़ा चोली धनुष, ये भी वहां पर जो है वो भी चला गया। अब महारानी यूजनी का मुकुट गया, ये भी आप समझ लीजिए। मैरी लुई का हार और झुमके, तो ये फेहरिस्त थी चोरी है जो हो चुके हैं 6 बेशकीमती आभूषण। उनकी लिस्ट आपको जो फेहरिस्त है मैंने आपको वो बताई। अब चोरों ने नेपोलियन और महारानी जोसेफीन के संग्रह से 9 गहने चुराए, जिनमें एक हार, ब्रोश और टियारा भी शामिल है। सबसे कीमती था यूजनी क्राउन, जिसे 1855 में महारानी यूजनी डी मॉन्टेगो नेपोलियन की पत्नी के लिए बनाया गया था। ये ताज अपनी शानदार डिजाइन और हजारों हीरे पन्नों के लिए मशहूर है। नेपोलियन और जोसेफीन का यह संग्रह फ्रांस के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिनमें से कुछ टुकड़े फ्रांसीसी क्रांति के दौरान घरानों से लूटे गए थे, जबकि अन्य नेपोलियन साम्राज्य से जब्त किए गए थे। यूजनी क्राउन को 1855 में नेपोलियन की पत्नी के लिए बनाया गया था। इसमें हजारों कीमती रत्न जड़े हैं। चोरों ने इसे भी चुरा लिया था, लेकिन भागने के दौरान ये रास्ते में गिर गया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। अब चोरी की खबर फैलते ही लूव्र में अफरा तफरी मच गई। हजारों पर्यटक थे वहां पर, जो सुबह सुबह म्यूजियम देखने आए थे, उन्हें वापस लौटना पड़ा। म्यूजियम ने चोरी के बाद आज पूरे दिन के लिए बंद रहने का ऐलान किया। लाजमी है, करना भी पड़ेगा। फ्रांस के गृह मंत्री लॉरेंट न्यूनेज ने इस घटना को बड़ी डकैतियों में से करार दिया। वो भी सही है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जांच शुरू हो गई है और चोरी हुई वस्तुओं की एक लिस्ट तैयार की जा रही है। एक लिस्ट तो हमने भी आपको दिखा दी। इस चोरी ने न सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप में हलचल मचा दी है। नेपोलियन बड़ा नाम है। अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि आखिर कब तक नेपोलियन के ये अनमोल खजाने जो हैं वो वापस मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं। डकैती बहुत बड़ी है, इतिहास को हिलाकर रख दिया इस डकैती ने। अब म्यूजियम में चोरी पहली बार नहीं हुई है, ये भी आप समझ लीजिए, पहली बार नहीं हुई है। इस म्यूजियम में चोरी का एक लंबा इतिहास है, एक लंबी हिस्ट्री रही है। सबसे कुख्यात चोरी 1911 में हुई, जब मोनालिसा की पेंटिंग गायब हो गई। मोनालिसा आपको याद होगा, वो मुस्कुराता हुआ वो चेहरा, वो मोनालिसा की वो पेंटिंग जो विश्व प्रसिद्ध है, बहुत महंगी पेंटिंग। चोर, जिनकी पहचान विसेंजो पेरुगियो के रूप में हुई, म्यूजियम के अंदर छिप गया और कोट के नीचे पेंटिंग लेकर बाहर निकल गया। पेंटिंग खोजने की कोशिश 2 साल बाद फ्लोरेंस में समाप्त हुई। एक और प्रसिद्ध चोरी 1983 में हुई, जब 2 कवच चुरा लिए गए। इन्हें लगभग 4 दशक बाद बरामद किया गया। इतिहास के सबसे कीमती गहने जो है, इनकी जो चोरी है, एक बार फिर सुरक्षा इंतजामों की पोल खोलती दिख रही है। लूव्र दुनिया का सबसे अधिक देखा जाने वाला म्यूजियम है और इसमें कई प्रसिद्ध कलाकृतियों और अन्य मूल्यवान वस्तुएं रखी गई हैं। इसके प्रमुख आकर्षणों में मोनालिसा, वीनस डी मीलो शामिल हैं। अब दुनिया का अनोखा लूव्र म्यूजियम, इसके बारे में भी आपको बताएं, थोड़ा ग्राफिक्स के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करते हैं। अब फ्रांस की राजधानी पेरिस में यह मौजूद है। एक विशाल और ऐतिहासिक कला संग्रहालय है। फिलिप ऑगस्टस ने सन 1200 ईस्वी में इसे बनवाया था, 1200 ईस्वी में, जिसे पहले शाही महल के रूप में बनाया गया था।
इसकी प्रसिद्ध ग्लास पिरामिड प्रवेश द्वार बेहद खूबसूरत डिजाइनर IM पेई द्वारा लगभग 1990 में तैयार किया गया था। इस संग्रहालय में प्रकाश व्यवस्था बेहद आधुनिक। मोनालिसा चित्र के लिए 2013 में LED लाइटिंग सिस्टम लगाया गया। बाहरी पिरामिड एवं अन्य हिस्सों को LED लाइटिंग लगा हुआ है। ये मोनालिसा, वीनस डी मीलो, विंग्ड विक्ट्री और हम्मुराबी की संहिता जैसी कई प्रसिद्ध कृतियों का घर है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा दर्शकों को आकर्षित करता है, तो ये भी यहां पर समझने की बात है। अब इसमें मेसोपोटामिया, मिस्र और यूरोपीय कलाकारों की प्राचीन वस्तुएं, मूर्तिकला और चित्रकला भी दिखाई जाती हैं। इस म्यूजियम में कम से कम लगभग आप समझ लीजिए 3,80,000 वस्तुएं हैं, जिनमें से 35,000 प्रदर्शन के लिए रखी जाती हैं। इसका मूल्य अरबों पाउंड में है, जिसके चलते इसकी सुरक्षा विश्व के सबसे कड़े सुरक्षा इंतजामों में से एक है। म्यूजियम में हर रोज 30,000 तक लोग आते हैं, तो सोचिए 30,000 तक लोग आना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का भी रुख करना है। अगली खबर भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय के छोटे भाई प्रिंस एंड्रयू ने ऐलान किया कि वो अब अपने सभी रॉयल टाइटल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एंड्रयू ने बयान में कहा कि वो अब ड्यूक ऑफ यॉर्क जैसी उपाधियां नहीं लेंगे। यह कदम उनकी छवि को हुए नुकसान के बाद आया है। प्रिंस एंड्रयू का नाम यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के विवादास्पद केस में भी सामने आया था। साथ ही उन पर पैसों की गड़बड़ी और एक कथित चीनी जासूस से संबंधों को लेकर भी सवाल उठे थे। वर्जीनिया गिफ्रे की नई किताब में प्रिंस एंड्रयू पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। गिफ्रे का दावा है कि प्रिंस एंड्रयू उनके साथ यौन संबंध बनाना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे। अब किताब में प्रिंस एंड्रयू के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं, जिससे विवाद और गहरा हो सकता है और गहरा सकता है। गिफ्रे ने अपनी किताब में प्रिंस एंड्रयू के साथ हुई घटनाओं का विस्तृत विवरण दिया है। अब आपको प्रिंस एंड्रयू के विवाद के बारे में बताते हैं, उसको भी आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। आपको विस्तार से बताते हैं क्या कुछ इसमें खास है। प्रिंस एंड्रयू के विवाद के बारे में आपको बताएं कि प्रिंस एंड्रयू के विवाद लॉस एंजलिस से एप्स्टीन तक कैसे। 1984 में पेंट स्कैंडल यानी 1984 में पेंट स्कैंडल हुआ। लॉस एंजलिस में निर्माण स्थल दौरे पर पत्रकारों पर सोचिए पेंट फेंका। एंड्रयू बोले मजा आया। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं 2007 में क्या हुआ। हवेली विवाद। विंडसर कैसल के पास अपनी हवेली 1.5 करोड़ पाउंड में बेची। खरीदार ने 20% ज्यादा कीमत दी। खरीदार कजाक राष्ट्रपति नजरबायेव के दामाद प्रभाव खरीदने के आरोप लगे। अब 2010 की बात करते हैं। स्टिंग ऑपरेशन हुआ। पूर्व पत्नी सारा फ्यूगरसन को पैसे लेते हुए पकड़ा गया। राजकुमार तक पहुंच बेचने का आरोप है। अब 2011 की ओर आगे बढ़ते हैं, जहां पर एप्स्टीन जो कनेक्शन है वो सामने आया। एप्स्टीन से संबंध उजागर हुए और ब्रिटेन के विशेष व्यापार दूत पद से इस्तीफा दिया गया। अब 2019 की बात करेंगे। एप्स्टीन और पीड़िता आरोप। एप्स्टीन गिरफ्तार और जेल में मौत हो गई। एंड्रयू पर नाबालिग पीड़िता से संबंध के आरोप हैं, उन्होंने इनकार किया। अब एक BBC इंटरव्यू में पीड़ितों के प्रति सहानुभूति ना दिखाने के कारण साख और बिगड़ी है। तो आपने समझा ग्राफिक्स के माध्यम से क्या कुछ इसमें महत्वपूर्ण था। प्रिंस एंड्रयू के विवाद कभी खत्म नहीं हुए। एप्स्टीन कनेक्शन ने उनकी छवि को गंभीर चोट पहुंचाई है। हालांकि एंड्रयू ने कहा कि वे अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों को पूरी तरह नकारते हैं, लेकिन लगातार विवादों और घोटालों की वजह से उनका नाम सुर्खियों में रहा। ब्रिटेन की रॉयल फैमिली में यह कदम एंड्रयू की छवि को सुधारने और परिवार की प्रतिष्ठा को बचाने की कोशिश माना जा रहा है। यह खबर थी आपको हमने जो बताई क्राउन प्रिंस से लेकर। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। जेन जी यानी आज की नई पीढ़ी अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। पेरू में भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ आवाज उठाने के लिए युवा सड़कों पर उतर आए हैं और मामला सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शन तक नहीं रुका। पुलिस से हिंसक झड़पें अब अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बन चुकी हैं। पेरू की राजधानी में आज युवाओं का प्रदर्शन हिंसक बहुत ज्यादा हो गया और हिंसक से हालात बिगड़ गए। जेनजी के आंदोलन में कम से कम एक व्यक्ति की मौत और 100 से अधिक घायल होने की खबर सामने आ रही है। जख्मी लोगों में 80 पुलिसकर्मी और 10 पत्रकार भी शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों ने नए राष्ट्रपति जोस जेरी का इस्तीफा मांगा है कि भाई रिजाइन करो, जिन्होंने 10 अक्टूबर को सत्ता संभाली थी।
अब जेरी ने इस्तीफा देने से साफ इनकार किया है और कहा कि उनका दायित्व देश में स्थिरता बनाए रखना है। उन्होंने संसद से अपराध नियंत्रण के लिए विशेष अधिकार भी मांगे हैं। पेरू में ये छठा राष्ट्रपति है पिछले 5 साल में। आप सोचिए, 5 साल में छठा राष्ट्रपति। जेनजी के प्रदर्शनों के दबाव के कारण पिछले 1 महीने में 3 देशों यानी पेरू, नेपाल और मेडागास्कर में राजनीतिक परिवर्तन या तख्तापलट हुए हैं। इन प्रदर्शनों में 32 साल के रैपर और प्रदर्शनकारी एडुआर्डो रुइज की गोली लगने से मौत हो गई है। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो फुटेज में दिख रहा है कि एक व्यक्ति भीड़ से भागते हुए गोली चलाता है, जिससे रुइज गिर पड़ते हैं। गवाहों ने कहा कि हमलावर एक पुलिसकर्मी था यानी एक पुलिसकर्मी पर यह आरोप है। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने जेरी बलात्कारी है जैसे नारे लगाए। भीड़ ने आगजनी की, जबकि पुलिस ने आंसू गैस और रबर की गोलियां दागी। पेरू के लोग पिछले कई दशकों से भ्रष्टाचार और नेताओं की नाकामी से परेशान हैं। ये तस्वीरें पेरू की राजधानी लीमा की हैं, जहां हजारों युवा हाथों में तख्तियां और आंखों में गुस्सा लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। इन युवाओं का कहना है कि भ्रष्ट राजनेताओं और माफिया गिरोहों ने देश को जकड़ रखा है। आम पब्लिक परेशान है, लेकिन अब चुप नहीं बैठा जा सकता। हालात तब और बिगड़ गए जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। देखते ही देखते लाठियां चली, आंसू गैस के गोले दागे गए। यह आंदोलन पेरू की राजधानी लीमा समेत कई शहरों में फैल गया। पेरू में पिछले 5 साल में राजनीतिक अस्थिरता के कारण 5 से अधिक राष्ट्रपति बदल चुके हैं। यह अस्थिरता मुख्य रूप से सत्ता संघर्ष, भ्रष्टाचार के आरोपों और जनता के विरोध प्रदर्शनों के कारण हुआ है। अब पेरू में 5 साल में 5 राष्ट्रपति बदले हैं, वो भी हम आपको डिटेल्स के माध्यम से बता देते हैं। ये पूरा डेटा आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां पर मार्टिन विस्कारा जो हैं वो मार्च 2018 से बने और 2.8 साल तक रहे। हटाने का जो उनका कारण रहा वो भ्रष्टाचार महाभियोग रहा। अब दूसरी बात करते हैं मैनुअल मेरिनो। वो नवंबर 2020 5 दिन विरोध पर इस्तीफा, यानी केवल 5 दिन का उनका कार्यकाल रहा और फिर विरोध पर इस्तीफा देना पड़ा। फिर आते हैं, बात करते हैं फ्रांसिस्को सगस्ती। नवंबर 2020 में वो आए, 8 माह वो रहे और चुनाव के बाद इस्तीफा देना पड़ा। फटाफट यहां पर इस्तीफे हो रहे हैं। पेड्रो कास्तिलो, जुलाई 2021, 1.4 साल, थोड़ा लंबा था, लेकिन संसद भंग पर महाभियोग। अब जो अगले हैं वो डीना है। वो दिसंबर 2022 यानी 2.9 साल तक और अभी भी पद पर हैं। तो ये नई पीढ़ी ना तो डर रही है ना ही चुप है। पेरू की सड़कों से निकली ये आग शायद दुनिया के हर कोने में बैठे युवाओं को एक संदेश दे रही है। अब वक्त है सिस्टम को जगाने का। अब पेरू के लोग नाराज क्यों हैं, ये आपको हम बता दें कि नाराजगी का कारण क्या है। आप उनकी भाषा में लिखा है, लेकिन मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूं। जॉब ना होना, यानी कि बेरोजगारी। पेरू में बेरोजगारी खासकर युवाओं में बहुत अधिक है और काम के अवसर कम है। गैर औपचारिक काम यानी इनफॉर्मल सेक्टर बहुत बड़ा है, जहां नौकरी की सुरक्षा और फायदे जैसे पेंशन आदि नहीं मिलते हैं। पेंशन प्रणाली में बदलाव और दबाव, ये भी आप समझ लीजिए। हाल ही में एक कानून पास हुआ है जिसमें पेरू वासियों को यानी 18 वर्ष से ऊपर पेंशन प्रदाता प्राइवेट पेंशन फंड से जुड़ने का अनिवार्य जो है उसको अनिवार्य किया गया है, मैंडेटरी किया गया है। इससे छोटे कामगारों या बेरोजगार लोगों पर वित्तीय बोझ पड़ने की आशंका है। अब जबरन वसूली का आरोप भी है। युवाओं का आरोप है कि यह बदलाव उनकी आजादी और आर्थिक स्थिति को अनदेखा करते हुए उन पर एक अनिर्बाध वित्तीय बोझ डालेगा। अगर उन्होंने काम नहीं किया होगा तो मासिक योगदान नहीं कर पाएंगे। इसे जबरन पेंशन योगदान जैसा माना जा रहा है। तो देखिए, ये भी आपको हमने ग्राफिक्स के माध्यम से समझाया, लेकिन अब चलिए इसी को और विस्तार से बताता हूं। नेपाल में सितंबर 2025 में हुए एक बड़े जेनजी आंदोलन ने सरकार के खिलाफ व्यापक प्रदर्शनों को जन्म दिया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ। नेपाल में सरकार के खिलाफ क्या कुछ था, अब ये आपको बता दें कि सरकार के खिलाफ जेनजी ने क्या कुछ किया, ये आपको डिटेल में समझाते हैं। 4 सितंबर को सरकार ने 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर, अलग अलग ऐप्स जो थे उन पर, चाहे वो आप फोन ऐप्स कह लीजिए या फिर आप ऑनलाइन कह लीजिए, उन पर बैन लगाया। सरकार ने कहा कि कंपनियां नेपाल में ऑफिस खोलें, ये उन्होंने बोला कि विदेशी कंपनियों को नेपाल में रजिस्टर होना पड़ेगा, आप बिना रजिस्टर हुए नहीं कर सकते। गड़बड़ी रोकने के लिए सिस्टम बनाएं। कंट्रोल चाहते थे, कंट्रोल मिल नहीं रहा था। अब इसमें
टिकटॉक और वाइबर ने सरकार की बात मानी। अब टिकटॉक की अगर आप बात करते हैं तो कहां से कनेक्शन आता है वो भी आप समझ जाएंगे। बैन के खिलाफ जेनजी ने विरोध किया, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए। अब नेपाल की राजनीति में अब नई पीढ़ी के युवाओं की एंट्री होने जा रही है। नेपाल के जेन जी समूह ने ऐलान किया है कि वो जल्द ही एक राजनीतिक पार्टी का गठन करेंगे। अब आपको मेडागास्कर के बारे में बताते हैं, जहां जेन जी का जबरदस्त प्रदर्शन देखा गया है। मेडागास्कर में प्रदर्शनों का नेतृत्व नाराज यूथ ने किया, यानी युवाओं ने किया। इन युवाओं ने सरकारी सेवाओं की विफलताओं, गरीबी और अवसरों की कमी के खिलाफ प्रदर्शन किए और अभिजात वर्ग पर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारी जेनजी मेडागास्कर के नाम से लामबंद हुए हैं। अब मेडागास्कर में कब कब तख्ता पलट हुआ है, आपको वो पूरा फेरिस्त बताते हैं, वो पूरी क्रोनोलॉजी समझाते हैं। 1975 से शुरुआत करते हैं, जहां पर राष्ट्रपति फिलिबार रेमा को हटाकर डिडियर रेट्राजा ने सत्ता संभाली। सैन्य तख्ता पलट के जरिए सत्ता पर कब्जा किया गया और देश में समाजवादी सरकार की शुरुआत हुई। 75 की आपको मैंने बात बताई, 91 पर आ जाते हैं। विरोध प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति एंड्री रोमेरीना को सत्ता छोड़नी पड़ी, ये आपने 91 की जानी। अब 93 पर आते हैं। 93 में लोकतांत्रिक चुनाव हुए और नया राष्ट्रपति बना। अब 2022 की बात करते हैं। चुनाव के बाद विवाद हुआ, मार्क रावलोमाना ने सत्ता अपने हाथ में ले ली, ये भी आप समझ लीजिए। 2002 की बात जो आपको कर रहे हैं। अब 2009 की आपको बताएं, राष्ट्रपति मार्क रावलोमाना को हटाकर एंड्री राजोइलिना ने सत्ता संभाली। इसके पीछे विरोध प्रदर्शन और सेना का समर्थन था। अब 2025 की बात करते हैं। सेना की कैपसैट ने CAPSAT ने विद्रोह किया। एंड्री राजोइलिना देश छोड़कर भाग गए। अब बड़ा विरोध है। मेडागास्कर में जेनजी आंदोलन की वजह से सरकार का तख्ता पलट हो गया है। तख्ता पलट होने के बाद अब देश की कमान सेना के हाथ में है और कर्नल माइकल राष्ट्रपति बनेंगे, ये यहां पर समझ में आ रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड नाउ में अब बात हम करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश के बारे में आपको मैं कुछ बताऊंगा। देखिए, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार माने जाने वाला रेडीमेड गारमेंट उद्योग इन दिनों भारी संकट से गुजर रहा है। बांग्लादेश की आवामी लीग ने देश के रेडीमेड परिधान उद्योग की बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की और कहा कि जिसे कभी राष्ट्र का गौरव माना जाता था, वो अब अनगिनत परिवारों को गरीबी में धकेल रहा है। पार्टी ने कहा कि जो कारखाने पहले देश की अर्थव्यवस्था को जीवित रखते थे, वो एक के बाद एक बंद हो रहे हैं। अभी मूर्खता इन्होंने खुद ही करी है, बड़ा इनको सत्ता परिवर्तन वहां करना था। अब इससे क्या हुआ है, मुद्दे पर आते हैं। इससे हजारों कपड़ा मजदूर बेरोजगार होकर सड़कों पर आ गए हैं। जब आपके पास रोटी नहीं होगी, रोजगार नहीं होगी, ये तमाम चीजें नहीं होंगी, तो आंदोलन करके क्या कर लेंगे आप? कौन सी क्रांति ले आएंगे? जीविका चलाने के लिए, कोई भी काम ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सोचिए क्या स्थिति होगी वहां पर। आप रेगुलर कुछ काम करते हैं, अचानक से वो बंद हो जाए, आपको कुछ भी करना पड़े, गुर्बत में आप चले जाएं, गरीबी में आप चले जाएं, ये स्थिति है बांग्लादेश की। सत्तारूढ़ दल आवामी लीग ने स्थिति को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है और करेगा भी क्या हो। उन्होंने कहा और अंतरिम सरकार की आर्थिक नीतियों को इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की आलोचना करते हुए आवामी लीग ने कहा कि विश्वास बहाल करने के बजाय उनकी नीतियों ने अर्थव्यवस्था को कमजोर बना दिया। पार्टी ने जोर देकर कहा कारखाने बंद हो रहे हैं, निवेशकों का विश्वास उठ गया है और सरकार या तो कार्रवाई करने को तैयार नहीं है या असमर्थ है। यूनुस के शासन में बांग्लादेश न केवल आर्थिक मंदी का सामना कर रहा है, बल्कि अस्तित्व के संकट का भी सामना कर रहा है, जहां मजदूर वर्ग और गरीबों के बीच की रेखा पूरी तरह से मिट रही है। आवामी लीग ने इस बात पर जोर दिया कि पूरे बांग्लादेश में हजारों पूर्व फैक्ट्री मजदूर अपने कारखाने बंद होने के महीनों बाद भी अपने बकाया वेतन का इंतजार कर रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है। गाजीपुर, नारायणगंज, सावर जैसे औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री बंद हुए महीनों बीत चुके हैं। ये बड़े उनके इलाके हैं, लेकिन पूर्व कर्मचारी अब तक अपने बकाया वेतन का इंतजार कर रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा बेचारों को। आवामी लीग के अनुसार हर दिन मजदूर बंद दरवाजों के बाहर हाथ में नियुक्ति पत्र लिए खड़े होते हैं, जो अब केवल एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गया है। आवामी लीग के अनुसार अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय यूनुस शासन ने राजनीतिक बदला लेने की नीति अपनाई
और पार्टी से जुड़े माने जाने वाले व्यवसायों की जांच की गई है, ये भी आरोप लग रहा है। उन्हें परेशान किया गया है या चुपचाप बाहर निकाल दिया गया। इस प्रक्रिया में सैकड़ों कारखाने बंद हो गए हैं और हजारों मजदूरों ने अपनी नौकरियां खो दी हैं। जो सुधार का जो दौर हो सकता था वो सालों में सबसे खराब औद्योगिक मंदी में बदल चुका है। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी 2-4 तमाचे मारे गए हैं। टैरिफ के जो तमाचे थे, इसने भी दुनिया को हिलाया जिस तरीके से। तो बांग्लादेश में कई लेवल्स पर मार पड़ रही है। अब बात अगर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की करें तो 2024 में लगभग जीडीपी 450.12 अरब अमेरिकी डॉलर है। 2024 में बांग्लादेश की नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर 11.4% रही, जो 2023 से थोड़ी कम है। बांग्लादेश की जीडीपी वैश्विक औसत से कम है। वहीं कपड़ा उद्योग बांग्लादेश में बड़ी भूमिका निभाता है। कैसे, ये भी आपको बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। बांग्लादेश में कपड़ा उद्योग के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा है। देश का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाला सामान यही है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यही होता है। 80% से ज्यादा निर्यात कपड़ा उद्योग से आता है। लाखों लोग इस उद्योग में काम करते हैं, रोजगार का बहुत बड़ा साधन है, खासकर महिला कर्मचारी। अमेरिका और यूरोप सबसे बड़े ग्राहक हैं। इंडिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी, वहां पर भी जो है निर्यात होता है। बांग्लादेश में बड़ी फैक्ट्री और टेक्सटाइल मशीनें हैं, ये उसका फायदा है। कुछ चीजों में बांग्लादेश अच्छा है, या मैं कहूं था। बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग 1970s और 1980s में बढ़ा था। शुरू में छोटे फैक्ट्री और घरेलू स्तर पर कपड़े बनाए जाते थे। बाद में विदेशी कंपनियों ने निवेश करना शुरू किया। बांग्लादेश में मजदूरी बहुत कम है, यानी सस्ती चीप लेबर आपको मिलेगी। इसी वजह से बड़े ब्रांड जैसे H&M, ज़ारा, वॉलमार्ट अपने कपड़े यहाँ बनवाते हैं और देश में 5000 से ज़्यादा कपड़ा फैक्ट्री हैं। कपड़ा उद्योग में लगभग 4 मिलियन लोग काम करते हैं, जिनमें 60 से 70% महिलाएं हैं। ये महिलाओं को रोजगार और आर्थिक स्वतंत्रता देता है। सरकार ने निर्यात बढ़ाने और फैक्ट्री सुरक्षा के लिए नियम बनाए, प्रशिक्षण और टेक्नोलॉजी सपोर्ट दिया जाता है। अब बांग्लादेश को कई चीजें बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। मशीनरी जैसे कच्चा माल समझ लीजिए, पेट्रोलियम यानी ईंधन, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, घरेलू उत्पादन कम है। अब उद्योग और फैक्ट्रियों को मशीन और कच्चा माल चाहिए। हालांकि फिर भी बांग्लादेश की हालत ठीक नहीं है। बांग्लादेश में गरीबी की स्थिति गंभीर बनी हुई है। देश की गरीबी दर लगभग 28% है, 28%, जिसका मतलब है कि अधिकतर आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। बेरोजगारी दर 8% से अधिक है और सैकड़ों कारखाने बंद होने की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। 2025 में अत्यधिक गरीबी यानी 9.3%, 9.3% तक बढ़ने की आशंका है, जिससे करीब 30 लाख लोग और गरीबी की कगार पर आ जाएंगे। बांग्लादेश ने 1991 और 2017 के बीच गरीबी दर को 44.2% से घटाकर 13.8% तक लाने में शानदार सफलता हासिल की थी। बार बार आपको ठीक कह रहा हूं क्योंकि अच्छा था बांग्लादेश में, सिचुएशन ठीक थी। 2019 तक गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली आबादी 20.5% थी। थोड़ा करेक्शन, कोविड-19 यानी जो कोरोना काल था, महामारी में आर्थिक उतार चढ़ाव ने गरीबी को बढ़ाया। तो पूरी दुनिया में ऐसा हुआ। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2024-25 में बांग्लादेश में गरीबी दर बढ़कर 21.2% हो गई है, जो एक साल पहले 20.5% थी। अब अगर कपड़ा उद्योग प्रभावित हो रहा है तो यकीनन बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था जरूर चरमरा जाएगी और इसको सुधारने की इनको जरूरत है, लेकिन स्थिति थोड़ी जो है खराब लग रही है। साउथ कोरिया, सभी आपने सुना होगा साउथ कोरिया के बारे में और नॉर्थ कोरिया के बारे में, लेकिन आज दोनों की बात करेंगे और फिर अमेरिका की बात कैसे निकल के आएगी वो भी आपको मैं बताता हूं। साउथ कोरिया में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इस समिट में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की मीटिंग को लेकर साउथ कोरिया के राजदूत कांग क्युंगवा का अहम बयान सामने आया। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है शिखर सम्मेलन में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से मुलाकात करेंगे। अब अमेरिका में दक्षिण कोरिया के टॉप मैसेंजर कांग जो है कांग कुंगवा ने कहा कि अभी तक इस बात का कोई संकेत नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन इस महीने के अंत में कोरिया में शुरू होने वाले APEC शिखर सम्मेलन के अवसर पर मुलाकात करेंगे।
अब किम जोंग उन ने हाल ही में कहा था कि वो ट्रंप से फिर से मिलने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने की कोई योजना नहीं बताई है। क्यों छोड़ेंगे वो? उनको अच्छा लगता है मिसाइल रखना, उनको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अच्छी लगती है, उनसे डरते भी हैं ट्रंप, ये भी दुनिया समझती है। उनको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल भी है। उनका कहना था कि उनका परमाणु कार्यक्रम उत्तर कोरिया की सुरक्षा के लिए आवश्यक है और वो इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। बड़ा क्लियर उनका संदेश रहता है, चलती उन्हीं की है। दुनिया उनको तानाशाह के नाम से जानती है, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनकी, जिन्होंने एक बार फिर अपनी हथियारों की ताकत से दुनिया को डराया है। इनके बारे में और बताऊं आपको कि दरअसल उत्तर कोरिया में किम जोंग उनकी पार्टी को बने 80 साल पूरे होने के बाद धूमधाम से इसका जश्न मनाया गया। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में मिलिट्री परेड हुई। ये परेड सेना की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई थी। इस परेड में किम जोंग उन ने दुनिया के सबसे एडवांस हथियारों की प्रदर्शनी लगाई। इसी परेड में किम ने अपने देश का अब तक का सबसे पावरफुल न्यूक्लियर हथियार दिखाया, हवासोंग 20, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, आईसीबीएम जिसको कहा जाता है, कि जो कॉन्टिनेंट्स को पार कर दे, माने बहुत दूर उसकी क्षमता होती है। ऐसी मिसाइलें जो सीधे अमेरिका तक पहुंच सकती हैं। पहुंच तो सकती हैं, पहुंचेंगी क्या, ये डर व्यक्ति के मन में रहता है। ये डर अमेरिका के राष्ट्रपति के मन में नहीं होगा, बिल्कुल होगा तो वो डर होता है और इसीलिए वो परेशान होते हैं। ये मिसाइल कुछ ही मिनटों में फायर की जा सकती है और हजारों किलोमीटर दूर तक न्यूक्लियर वॉरहेड पहुंचा सकती है। यानी कि जो वॉरहेड होता है किसी मिसाइल का, जो अगला भाग होता है, उसमें अगर ये न्यूक्लियर हथियार लेने की क्षमता है, ले जाने की, तो ये उसको और घातक बना सकता है। न्यूक्लियर मिसाइलें थोड़ी अलग होती हैं या फिर उनको रीडिजाइन किया जाता है, उस हिसाब से मॉडिफाई किया जाता है। इस ऐतिहासिक शक्ति प्रदर्शन परेड में रूस, चीन, वियतनाम और लाओस के टॉप अधिकारी मौजूद थे और ये सभी किम जोंग उनके पास बैठे थे। परेड में रूस और चीन के टॉप अधिकारी शामिल होना भी एक बड़ा संकेत है। ये बताता है कि नॉर्थ कोरिया अपने सैन्य प्रदर्शन को अब सिर्फ घरेलू प्रोपेगेंडा तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहता है। वहीं दक्षिण कोरिया और जापान में इस मिसाइल को लेकर चिंता बढ़ गई है। दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि हवासोंग 20 की रेंज इतनी लंबी है कि ये आसानी से अमेरिकी जो बेस है वहां तक पहुंच सकती है। इस परेड में हजारों लोग उत्तर कोरियाई राजधानी की सड़कों पर उमड़ पड़े थे, राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहे थे और मुख्य सड़कों पर हथियारों की गड़गड़ाहट के बीच किम जोंग उनके जयकारे लगा रहे थे। नॉर्थ कोरिया ने हवासोंग 20 को देश का सबसे पावरफुल न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम बताया है। जब हवासोंग 20 की मिसाइलें परेड में लाई गईं तो भीड़ ने जोरदार स्वागत किया। ये मिसाइल जो है, ये मिसाइल हवासोंग 4 19 सीरीज का एडवांस वर्जन है। हवासोंग का मतलब कोरियन में मार्स यानी मंगल ग्रह होता है, जबकि 4 का अर्थ आर्टिलरी यानी तोपखाना। अब आपको किम की इस पावरफुल मिसाइल के बारे में और बताते हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से बताएंगे। ये आप देख रहे हैं मेरे सामने, इतनी बड़ी जो मिसाइल है, यही चीज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को डराती है कि ये अमेरिका तक पहुंच जाएगी। नॉर्थ कोरिया से अगर इन्होंने बटन दबा दिया तो ये जाएगी तो अमेरिका तक। अब बीच में रोक पाए ना पाए वो जाने। हवासोंग 20 जो है सबसे एडवांस्ड आईसीबीएम इंजन, पूरी तरह से सॉलिड फ्यूल बेस्ड है। नया हाई थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल इंजन इसका है। अब लॉन्च के बाद तेजी से ऊंचाई पकड़ लेता है, ये समझ लीजिए। इसकी रेंज की अगर बात की जाए तो ये 15,000 किलोमीटर है। 15,000 किलोमीटर, ये बहुत ज्यादा होता है। बड़ी बड़ी मिसाइलें 2,000, 3,000, 5,000 उनकी रेंज होती है अगर आप बैलिस्टिक मिसाइलों की बात करें, लेकिन 15,000 किलोमीटर रेंज होना बहुत बड़ी बात है। अमेरिका के किसी भी कोने को ये कवर कर सकती है, यानी कि एज टू एज अगर आप कवर कर रहे हैं तो ये बहुत खतरनाक होता है। पहले पहुंच कम थी, अब ज्यादा हो गई है। इसका मल्टीपल वॉरहेड सिस्टम है, यानी मल्टीपल यानी बहुत सारे वॉरहेड, यानी जो कि वो हथियार लेकर जाएगा अंदर, यानी जो विस्फोटक लेके जाएगा, जो न्यूक्लियर भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है। एक साथ कई टारगेट पर अटैक कर सकती है, इसको और घातक बनाती है इस मिसाइल। वजन की बात की जाए तो 80 टन से ज्यादा इसका वजन है, इतनी भारी ये मिसाइल है। अब मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च की जा सकती है। जो आप ये ट्रक्स देख रहे हैं, ये बड़े बड़े जो ट्रक्स आते हैं, स्पेसिफिकली इसके लिए डिजाइन किए जाते हैं। इन्हीं से ये मिसाइल सीधी खड़ी होगी और वहीं से ये लॉन्च हो जाएगी और फिर फायर एंड फॉरगेट। एक बार आपने चला दी, आपको ज्यादा इसकी जांच परख करने की आवश्यकता नहीं है, जाएगी निशाने पर जाएगी
अब आपका एयर डिफेंस कितना मजबूत है, कितना झेल सकता है, वो आपको मुबारक। मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च की जा सकती है, ये आपको समझना चाहिए। इसे छिपाना आसान है, ये ट्रक आप कहीं भी छिपा सकते हैं, कोई स्ट्रेटेजिक लोकेशन आपकी फिक्स नहीं है। अब इससे नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर डेटरेंस स्ट्रैटेजी और अधिक खतरनाक हो सकती है। न्यूक्लियर डेटरेंस स्ट्रैटेजी, मैं आपको बार बार ये बताता हूं, कई चर्चाओं में डेटरेंस के लिए न्यूक्लियर का इस्तेमाल किया जाता है। हथियार सबके पास होते हैं, चलाएगा कोई नहीं, क्योंकि अगर इसको चला दिया तो ये म्यूचुअली एक्सेप्टेड डिस्ट्रक्शन की श्रेणी में आता है, जिसको पागलपन यानी मैड कहा जाता है। आपने चलाई तो वहां से भी चलेगी, आप बचेंगे थोड़ी ना। लेकिन ये डेटरेंस होता है कि सामने वाले को डराने के लिए। अब किम की परेड में रूस चीन के नेताओं का शामिल होना नए रिश्तों को दिखा रहा है। ये दिखाता है कि उत्तर कोरिया रूस चीन से करीब आ रहा है। ये कोई नई बात भी नहीं है, करीबी और बढ़ती जा रही है, आप ये जरूर कह सकते हैं, क्योंकि पुतिन को आवश्यकता है किम की, किम को आवश्यकता है पुतिन की, शी जिनपिंग को आवश्यकता है किम की, और किम जोंग उन को आवश्यकता है शी जिनपिंग की। क्यों आवश्यकता है? इनका थॉट प्रोसेस एक जैसा है, इनकी सोच एक जैसी है, इनका शासन का तरीका थोड़ा एक जैसा है। हालांकि थोड़े से एक्सट्रीम में किम जोंग उन चले जाते हैं और एक ऐसे तानाशाह की श्रेणी में आ जाते हैं कि लोग इनको संकी कहते हैं। अब ये नए रिश्तों को तो दिखा ही रहा है, ये दिखाता है कि उत्तर कोरिया रूस चीन से करीब आ रहा है, ये मैंने आपको बताया। अब किम जोंग उन हाल के महीनों में चीन और रूस के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं, वो जाते हैं, बार बार जाते हैं, बैठकें करते हैं। उन्होंने हाल ही में बीजिंग में शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ भी मंच साझा किया था। किम अब खुद को अमेरिका विरोधी के नेता के रूप में भी स्थापित करना चाहते हैं, यानी कि दुश्मन बड़ा आप चुनिए। ये आपके लिए भी एग्जाम्पल है कि आप अपने से ताकतवर दुश्मन अगर आप चुनाव करते हैं तो आपकी साख भी बढ़ती है, आपका नाम भी बढ़ता है। तो ये किम ने भांप लिया, वो समझ चुके हैं दुश्मन अमेरिका होना चाहिए, ये वहां पर जनता को भी यही घुट्टी पिलाई जाती है। किम जोंग उन ने अमेरिका से बातचीत 2019 के बाद नहीं की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से बैठक में रुचि दिखाई है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को मानना पड़ेगा, यही मैनेज कर पाते हैं किम जोंग उन को। लेकिन क्या इस बार मैनेज नहीं होगा? लेकिन किम ने साफ कहा है कि वो तभी मिलेंगे जब अमेरिका उनके परमाणु कार्यक्रम पर दबाव नहीं डालेगा। बोला बॉस, आप दबाव डालेंगे तो आप मुझसे मत मिलिए, मिलने की कोई जरूरत नहीं है। आप अच्छा रिश्ता रखेंगे, आप प्रेम से मिलने आएंगे, पहले भी मिले हैं, अच्छे से मुलाकात करेंगे। आप दादागिरी करेंगे कि नहीं ये छोड़ दो वो छोड़ दो, आप खुद छोड़ नहीं रहे हैं, तो फिर वो स्वीकार्य नहीं है। किम ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने कोरियाई द्वीप पर सैन्य मौजूदगी बढ़ाई तो उत्तर कोरिया सशस्त्र कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। उत्तर कोरिया ने लेटेस्ट तकनीक का प्रदर्शन किया है, जिसमें लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें, ड्रोन लॉन्च व्हीकल और ग्राउंड टू एयर मिसाइल सिस्टम शामिल थे। 600 mm न्यूक्लियर केपेबल मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम इसमें था। 600 mm नई ड्रोन यूनिट्स जो बिना पायलट के हमला कर सकती हैं। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल से लैस छोटी दूरी की मिसाइल भी शामिल थी। परेड में शामिल हथियारों में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल शामिल था। इसके अलावा कौन कौन से हथियार थे वो आपको बताते हैं, चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। अब किम के घातक हथियार जो हैं, किम मेरे बगल में खड़े हुए हैं और इनके हथियार भी अब आप देख लीजिए। हथियारों के नाम आपको बताएं, पहला प्लेट में आप देख पा रहे हैं हवासोंग 11 ये जो है ये छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, रूस की इस्कंदर मिसाइलों पर आधारित है। तो रूस पर आधारित होने का अर्थ ये भी है कि भाई आना जाना है, मिलना है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग है। 11MA यानी 11 मॉडल में नया वॉरहेड है, बूस्ट ग्लाइड व्हीकल के साथ लॉन्च किया गया है, उससे यूज किया जाता है, बहुत जल्दी लॉन्च किया जा सकता है और हवा में सीधे रास्ते पर, देखिए हवा में सीधे रास्ते पर नहीं जाती है, दुश्मन इसे रडार में पकड़ नहीं पाता है। 2021 में कोरिया हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण कर रहा था, तो यानी कि दुश्मन को चकमा देने में ये जो है ये काम आती है। अब ये अगली के बारे में बात करते हैं, चॉनमा 3 टैंक। उत्तर कोरिया का नया मुख्य टैंक जो है वो 125 मिलीमीटर तोप जो है, एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन, 2 एंटी टैंक मिसाइलें लॉन्चर लगे हैं। टैंक के चारों तरफ एक कवच है जिससे ये ज्यादा सुरक्षित है। इसमें धुआं छोड़ने वाले ग्रेनेड भी शामिल है जिससे दुश्मन को देखने में मुश्किल होती है। टैंक में दुश्मन की मिसाइल को तबाह करने वाला सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं, मोबाइल कामिकाजी, ये आपको बताते, कामिकाजी यानी सुसाइडल ड्रोन की कैटेगरी में आता है, जो हटेगा मरेगा व्यक्ति अगर उसमें होगा। अगर प्लेन है, लेकिन ड्रोन की हम बात कर रहे हैं तो ये ह्यूमन लेस है। मोबाइल कामिकाजी ड्रोन लॉन्चर सिस्टम है, ये बख्तरबंद गाड़ी के चैसी पर लगाया गया है।
इसमें 6 छोटे टैक्टिकल ड्रोन रखे जाते हैं जिनकी रेंज तकरीबन 100 किलोमीटर से ज्यादा है। ड्रोन में वीडियो निगरानी सिस्टम लगा होता है, यानी आप लाइव देख पाएंगे। फ्रंट लाइन पर इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आपने इसके बारे में समझा। अब आगे बढ़ते हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, यानी खुद प्रोपेल्ड होने वाला, सेल्फ प्रोपेल्ड होने वाला। रूस के MSTA-S हाउविट्जर से मिलता जुलता है, व्हील बेस पर लगाया जाता है और जल्दी जगह बदल सकते हैं। इनमें क्रू की सुरक्षा के लिए खास टावर भी है और रॉकेट असिस्टेड प्रोजेक्टाइल फायर कर सकता है। अब इसमें बड़ा गन बैरल होता है। साउथ कोरिया के सोल तक, यानी सियोल तक इसका निशाना जो है वो लग जाता है, तो आसानी से वो रेंज में आता है। अब 2025 रैंकिंग के अनुसार रूस और चीन के बाद उत्तर कोरिया के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सेल्फ प्रोपेल्ड गन बेड़ा है। ये बहुत बड़ी बात है। इसके पास लगभग 2500 के आसपास ऐसे हथियार माने जाते हैं। अब सवाल है कि जब ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की मीटिंग होगी तो तनाव को कम करेगी या फिर सिर्फ वैश्विक मीडिया के लिए एक नजारा साबित होगी, यानी फोटो ऑप बनकर रह जाएगा। क्या दुनिया की निगाहें अब ट्रंप और किम पर हैं? अब चलिए, ये तमाम मुद्दे हमने आपको बताए, विस्तार से समझाए।